सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीजीएल मेंस 2026 19 जनवरी का हुआ है पेपर, ठीक है। और इसमें आप लोग मिला लेंगे कि और बट जो है रियल क्वेश्चन है, ठीक है, और ऑथेंटिक है। तो चलिए और डिटेल से सारे ऑप्शन का सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहला सवाल करा है कि प्रसिद्ध गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका को उनके महायोगदान के कारण किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो इनका उपनाम बताना है, सीधी सीधी बात पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या भाई। तो देखो, भूपेन हजारिका को उनके मधुर और प्रभावशाली आवाज़ के कारण लोकप्रिय रूप से सुधा कंठ, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अमृत कंठ या मधुर कंठ, और ब्रह्मपुत्र के बोर्ड यानी कि ब्रह्मपुत्र के कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो स्वर कोकिला को किनको नाम जाना जाता है, तो लता मंगेशकर, ठीक है। तो लता मंगेशकर यहाँ पे देख लेंगे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ठीक है। अच्छा, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता, वही हुआ, ठीक है। पंजाब केसरी किनको कहा जाता था, तो लाला लाजपत राय को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था, ठीक है, जेपी नारायण। चलो अगला सवाल था, भूपेन हजारिका को यहाँ पे डिटेल से दिया गया है और उनके योगदान के अन्य कारण। देखो, भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 में मिल चुका है, ठीक है भाई। अब पद्म विभूषण 2012 में मिल चुका है, सबसे बड़ा नागरिक, और मरणों उपरांत दिया गया है 2012 में पद्म विभूषण। पद्म भूषण 2001 को और पद्मश्री 1977 को मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी 1992 में सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। संगीत नाटक अकेडमी 1987 और फेलोशिप 2008, यानी कि सारे जो है उनको प्राइज मिल चुका है, ठीक है। भारत रत्न 2019 का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। पद्म भूषण और पद्मश्री 2001 और 1997, ठीक है भाई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद को मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। अब ये देखो, ये पहला ऑप्शन है, कथन है, ठीक है, ये दूसरा है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। अब सीपी राधाकृष्णन तो वाइस प्रेसिडेंट बने भाई, ठीक है। तो देखो, सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अब ये किन के जगह लिए थे, जगदीप धनखड़ का। उन्होंने 25 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष जो है शपथ पद लिया। तो पहला तो हो जाएगा सही। दूसरा कथन होगा कि संविधान अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के सदस्य। तो ये भी सही हो गया, मतलब आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, इस तरह से ऑप्शन दिया गया था। भाई, एक्सरसाइज करने पर मसल्स में थकावट क्यों आता है, तो पायरुवेट पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 10th में आप लोग कार्बन का जब यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये यह हो जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है भाई। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है बताओ। निसार निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त मिशन है, तो निसार का पूर्ण रूप होता ही है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा नासा एंड इसरो, और मिशन का उद्देश्य क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य होगा पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन। सूक्ष्म परिवर्तन में क्या क्या आ गया, तो ग्लेशियरों का पिघलना, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ठीक है, इत्यादि का जो है मानचित्रण करेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, नासा और इसरो। तकनीकी विशेषता यानी कि डबल बैंड या दुनिया का पहला ऐसा बैंड है जिसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया गया है। अब देखिए, एल बैंड और एस बैंड रडार क्या है। एल बैंड अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विकसित किया गया है, और एस बैंड इसे भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इस मिशन का प्रक्षेपण जो है GSLV Mk2 रॉकेट द्वारा किया गया है, और 12 यानी कि हर 12 दिनों में
पूरी पृथ्वी का स्कैन करने का यह क्षमता रखता है। ठीक है, अगला है फिर से निसार वाले आ गए तो यहाँ नासा और इसरो हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस एक्ट अभी बहुत सारे यानी कि पारित हुए थे 2023 वाले। ठीक है, और ये गृह मंत्री अमित शाह जो है किया था। ठीक है भाई, चेंज। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना घटना स्थल से भाग जाता है, यानी कि हिट एंड रन के केस होता है, तो उसे अधिकतम कितनों दिन तक सजा हो सकती है। तो देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत की एक नई आपराधिक संहिता जिसने दंड संहिता के जगह भाग लिया था। ठीक है भाई, आईपीएस 1860 की जगह 2023 में भाग लिया था। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा यानी कि 106 सब क्लॉज 2 के अनुसार यदि आप लापरवाही से वाहन चला रहे हो और आपके गाड़ी से किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको पहले खबर देना होगा घटना स्थल पर मजिस्ट्रेट को। अगर नहीं दिए तो आपको जो है 10 वर्षों की कैद और जुर्माने की सजा होगी। तो आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा 10 साल की कैद और जुर्माना। ठीक है, अब धारा 106 सब क्लॉज 1 के साथ अंतर। और देखो, यदि चालक घटना स्थल पर रुकता है या पुलिस को तुरंत सूचित कर देता है तो वह 106(1) के तहत आता है, जिसमें अधिकतम 5 साल ही होगी, लेकिन भाग जाने की स्थिति में 10 साल हो जाएगी। ठीक है भाई, यानी कि रुक कर बता दिया मजिस्ट्रेट को तो 5 साल, नहीं रुके भाग गए तो हो जाएगा 10 साल। FIBA के आधिकारिक नियमों के अनुसार एक बास्केटबॉल खेल में कितने क्वार्टर होते हैं और प्रत्येक क्वार्टर की अवधि क्या होती है। देखो, क्वार्टर FIBA यानी कि जो नियमों के अनुसार बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल के खेल को 4 क्वार्टरों में विभाजित किया जाता है और यह अवधि, क्वार्टर की अवधि जो होती है 10 मिनट होती है। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मई 2025 में घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में फिक्शन श्रेणी में किसे उनके उपन्यास जेम्स के लिए सम्मानित किया गया है। तो देखो, विजेता 2025 अमेरिकी लेखक पार्सिबल एवेरेट को उनके उपन्यास जेम्स के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स दिया ही नहीं भाई। ओहो, अमेरिकी लेखक पार्सिबल एवरेट को। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में निम्नलिखित में से किसे सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन के लिए उपयोगी माना जाता है, जिसमें वर्तमान उधार पर दिए जाने वाले ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन के लिए जो प्राइमरी डिफिसिट को सबसे उपयोगी माना जाता है, जिसमें वर्तमान उधार पर दिए जाने वाले ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। अब इसका परिभाषा समझेंगे कि ये राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डिफिसिट में से पिछले श्रेणी पर किए गए जो भुगतान को घटाकर निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला देखेंगे कि प्राथमिक घाटा जब राजकोषीय घाटा माइनस जितना आपने ब्याज का भुगतान किया वो होता है प्राथमिक घाटा। महत्व यह है कि सरकार को अपने जो वर्तमान खर्च यानी कि ब्याज को छोड़कर जो पूरा करने के लिए उधार की आवश्यकता गिरता हुआ क्रम प्राथमिक घाटा बेहतर राजकोषीय अनुशासन का संकेत है। फिजिकल हेल्थ यह दर्शाता है कि क्या सरकार का राजस्व उसके गैर ब्याज खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई? तो कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वेयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोड कैपिटल आर एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूडेड करा यानी कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान तो हो जाएगा प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना के जो सस्ती दरों पर अनाज, कपड़े, घोड़े, दास की उपलब्धता जो कराना, महंगाई और जमाखोरी को रोकने के काम कर रहा था। ठीक है, और सैनिक जो है कम वेतन पर भी गुजारा कर लेता था
और विद्रोह भी नहीं करता था तथा राज्य की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना था, जिसमें कि केंद्र जो है मजबूत हो सके और विद्रोह को रोका जा सके। तो देखो वो तो मेंटेनेंस के लिए कर रहा था ना भाई। तो यहाँ पे एक विशाल सेना को कम खर्च पर रख रखाव करना, ठीक है, या फिर वेलफेयर जनरल टू पब्लिक मार्केट कंट्रोल भी है ना, तो यहाँ पे दिया है नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या निकाल सकते थे? टू मेंटेन करना, टू लार्ज आर्मी, टू लो कॉस्ट। नवरोज उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नवरोज जो है पर्सियन नए साल का नाम है जो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह शब्द जो है फारसी शब्द से यानी कि नया रोज यानी कि नया दिन से मिलकर बना है। अब भारत में इसकी शुरुआत जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने भारत में इसकी उत्सव की शुरुआत की थी। तो जैन त्योहार है, गलत है। बौद्ध सिख यहाँ पे हो जाएगा, एक पारसी त्योहार है। अगला सवाल है, सेकेंड लास्ट है, ठीक है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो मई 2025 में कोलालमपुर मलेशिया में, 2025 में या फिर जून यानी कि रॉटरडैम नीदरलैंड में, या फिर नवंबर दिसंबर के 2025 में। तो ये हुआ था मदुरई में, चेन्नई के, ठीक है भाई। What was the main outcome of Fortaleza Declaration during the 6th ब्रिक्स समिट 2014? भाई 2014 का करंट अफेयर आ गया है ना, तो ये तो थोड़ा सा नहीं बनने लायक था। 2014 के फोर्टलेजा घोषणा पत्र का मुख्य परिणाम एनडीवी यानी कि नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था यानी कि CRA कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर करना था, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास को वित्त पोषित करना था, ठीक है। और ये जो है वित्तीय संस्थानों पर निर्भर कम करना था, जिससे कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का जो है बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या ब्रिक्स करेंसी के लिए किया गया था? सैन्य संगठन के लिए किया गया था, एनडीवी और CR की स्थापना के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपने वीडियो यहाँ तक देखा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई।